D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आज की शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अमृतसर में ही अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अगर हम इनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो ये इनके परिवार में पहले कोई डॉक्टर नहीं था। इनके पिता साधारण परिवार से थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन शुरू से ही ये 3 भाई बहन हैं, इनके मन में ये बिठा दिया गया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है। छोटे थे, काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं क्योंकि डॉक्टर बनना आसान नहीं है, और फिर पिता की और माँ बाप की ये शर्त थी कि तीनों बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, और तीनों में ऐसा करवा दिया, कंपटीशन करवा दिया, और आज तीनों बच्चे डॉक्टर बन भी गए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं द कॉर्पोरेट अस्पताल के एमडी डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा की। हम आपको डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपका नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जाहिर है आप एक साधारण परिवार से थे, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड ये नहीं है कि पिता डॉक्टर हों और बनी बनाई जगह पे आपको मिल जाए। आपने अपना मुकाम खुद बनाया। ये बैठने के लिए जगह है जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो इसको आपने खुद तैयार किया है। अगर हम डॉक्टर साहब बात करें कि बचपन में आपको क्या आपके पिताजी की तरफ से क्या समझाया गया था कि आप यहाँ तक पहुँच पाए? सबसे पहले दीपक भंडारी जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी ऐसे आपने शख्सियत के अंडर मुझे ऐसे इंटरव्यू ली। मुझे बचपन से ही, जब हम बहुत छोटे होते थे, जालंधर में मेरा जन्म हुआ। जालंधर में से हम अमृतसर एक ही शर्त पे आए थे, अपने फादर की शर्त थी कि जालंधर में मेडिकल कॉलेज नहीं था एट दैट टाइम, अमृतसर में मेडिकल कॉलेज था। उनकी एक ही चीज़ थी कि मैं अमृतसर मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में मेरे तीनों बच्चे पढ़ने चाहिए, और उसी शर्त में हमें अमृतसर लेके आए थे। एट दैट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई 2-4 साल का था जब मैं अमृतसर आया था। तो उसी दिन से ही हमें ये सिखा दिया गया था कि हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, तब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो होते नहीं थे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में ही एडमिशन लेनी है। सो उसी हिसाब से हमारी स्कूलिंग हुई, उसी हिसाब से ही हम ऐसे ही चलते गए। 10th की, उसके बाद खालसा कॉलेज से +1 +2 की, और अमृतसर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई। और स्टार्टिंग से जब पता ही था तो यहीं लेनी है, तो हमें मिल भी गई, और फिर उसके बाद हमने पीछे नहीं देखा। तो जब 86 में मैंने ज्वाइन किया था, 90 और 91 में हमारी MBBS खत्म हुई। तो डॉक्टर साहब, क्या आप PMT था तब? तो आपकी पहली अटेम्प्ट में ही आपको ये सीट मिल गई थी? हाँ, मुझे 72nd मेरा नंबर आया था पंजाब में, और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे अमृतसर में ही सीट मिल गई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट सीट मिल गई थी। कोई उसमें परेशानी नहीं हुई हमें। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, इनकी बड़ी बहन है वो अर्चना मल्होत्रा हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो चंडीगढ़ में हैं, सेटल हैं। और इनका छोटा भाई है डॉक्टर चंद्र मल्होत्रा, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है और शिमला में है, वो सेटल है। तो ये तीनों डॉक्टर बने। डॉक्टर साहब, पहले आपको, जैसे पहले बड़ी आपकी बहन है, आपको उनसे कितनी इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि पहले वो डॉक्टर बनी है। हमने एक दूसरे की बुक्स से ही आगे से आगे वही बुक्स चलती गई जो मेरी बहन ने मुझे दी और मैंने अपने छोटे भाई को दे दी, तो ऐसे ही हमारी बुक्स चलती गई। मेरा छोटा भाई बिकॉज तब तक हमारे टाइम के तक तो वो नहीं था ऑल इंडिया एग्ज़ाम, कि ऑल इंडिया का एग्ज़ाम नहीं होता था, अपने अपने रीजनल, पंजाब का अलग, सभी हिमाचल का अलग, सभी का अलग होता था। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम शुरू हो गया, उसने ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्लियर करके उसे पुणे सीट मिली, और सरकारी मेडिकल कॉलेज होता है BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में पढ़ा। तो सभी ने हमें ऐसे ही सीट्स ली और सभी ने ऐसे ही पढ़ाई की। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें जैसे पिता माता जी आपके हाउसवाइफ हैं, फादर साहब BSL में काम करते थे, तो हम भी एक साधारण फैमिली से हैं, इतनी सुविधाएं होती नहीं हैं, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, स्टार्टिंग में कठिनाइयाँ तो आई, कोई ऐसी बात नहीं है कि कठिनाइयाँ हैं, एक छोटी, बिकॉज अभी हमारी फैमिली में जो अब की हालत ऐसी होती है कि हर बच्चे के पास अपना कमरा होता है। अगर 3 बच्चे हैं तो 3 रूम्स हैं, पेरेंट्स का अलग है, गेस्ट का अलग है, सर्वेंट का अलग है, ऐसा होता है आज की डेट में। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि तीनों भाई बहन एक ही कमरे में बैठ के पढ़ना है। किसी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसने नहीं पढ़ना तो उसे भी
उतना ही कठिन काम करना पड़ता है। अगर बाकी 2 पढ़ रहे हैं तो उसे भी रात को 1 बजे तक 2 बजे तक लाइट चल रही है और वो भी पढ़ रहे हैं। तो ये चलता रहता है, बिकॉज सिंगल रूम में रह के सारा सिस्टम चलाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एमबीबीएस कब कंप्लीट की और उसके बाद फिर आप अनेस्थेटिक हैं, तो कहाँ से आपने एनेस्थीसिया की जो एमडी है कहाँ से करी? मैंने जैसे ही 91 में इंटर्नशिप ख़त्म करते ही उसी टाइम ही मुझे डिप्लोमा एनेस्थीसिया मिल गया। 92 में मैंने ज्वाइन कर लिया। 94 में 2 साल वो ख़त्म किया। 94 में ये मन में था कि एमडी करनी है, तो 94 में फिर एमडी ज्वाइन कर ली और 97 में एमडी भी ख़त्म हो गई। तो हमने 5 साल एक ही डिपार्टमेंट में काम किया, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में। तो मन में था कि क्रिटिकल केयर करना है। उस टाइम पे क्रिटिकल केयर में अमृतसर में कोई काम करने वाला नहीं था और ना ही किसी ने काम किया था। जब मैं 2 साल एनेस्थीसिया में काम करने के बाद अगले 3 साल एमडी करनी थी, तो कोर्स तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो 3 साल हमने पूरा क्रिटिकल केयर में, नया क्रिटिकल केयर सेटअप बना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। फर्स्ट टाइम तब क्रिटिकल केयर सेटअप, फर्स्ट वेंटिलेटर हमने यूज़ किया तब, और उसके बाद यही करते रहे। और आज वेंटिलेटर चलाते चलाते इतना लोगों को अवेयरनेस सही थी कि वेंटिलेटर होता गया है। और लेकिन कोविड ने आज बच्चे बच्चे को, और बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर किसी को, लिटरेट को, इलिटरेट को, सभी को बता दिया कि वेंटिलेटर की इंपॉर्टेंस क्या है और वेंटिलेटर होता क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने एनेस्थीसिया में एडमिशन लिया था तब एनेस्थीसिया ब्रांच अगर कहा जाए तो इसको थोड़ा, इसका रैंक थोड़ा नीचे इसलिए था, एनेस्थीसिया को इतनी पहचान नहीं मिल पाई थी एक बेहोशी वाले डॉक्टर को, क्योंकि सर्जन सबके सामने सर्जन होता है। सर्जन ही जो पब्लिक होती है, जो पेशेंट होता है, उसके परिजन का भी संपर्क जो है सीधा सर्जन के साथ रहता है। तो तब भी आपने एनेस्थीसिया ही लेना क्यों पसंद किया? क्योंकि तब इसे बहुत अच्छी ब्रांच नहीं माना जाता था। एनेस्थीसिया को हमारी विजन तब से है, जब मैंने 92 में एनेस्थीसिया ज्वाइन किया था तब डिप्लोमा मिला था। 94 में मुझे सर्जरी मिली, एनेस्थीसिया भी मिला। लेकिन मैंने एनेस्थीसिया इसलिए प्रेफर किया कि मेरा आई वॉज इन टू इट, मुझे इतना इसमें इंटरेस्ट आ गया। ये एनेस्थीसिया नहीं है, इसको हम इतना एलेबोरेट कर सकते हैं, इतना एलेबोरेट कर सकते हैं। मुझे बहुत लोगों ने डराया भी। मैंने बहुत सारे पुराने, मेरे फादर ने जाके ऐसे लोगों को पूछा जो एनेस्थीसिया में पायनियर थे अमृतसर में, तो कुछ तो रहे भी नहीं अब, लेकिन उनको पूछा कि ये यार मेरे बेटे को एनेस्थीसिया करना चाहता है, तो क्या ये करना चाहिए कि ना करना चाहिए। सभी ने डाउन किया, उसे कहा कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डिपेंडेंट ब्रांच, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में था कि अगर ये डिपेंडेंट ब्रांच है, मैं इसको इंडिपेंडेंट भी करके किसी दिन बताऊंगा। और हमने तब से इतनी मेहनत की इस डिपार्टमेंट में। एनेस्थीसिया सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं है, इसके साथ पेन जुड़ी हुई है, पेन मैनेजमेंट है, इसके साथ डी एडिक्शन है, इसके साथ अभी तो हमने क्रिटिकल केयर में इतना काम कर लिया कि क्रिटिकल केयर में सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, न्यूरो क्रिटिकल केयर, कार्डियक क्रिटिकल, हेपेटिक, कोई ब्रांच छोड़ी नहीं हमने जिसमें हमने क्रिटिकल केयर नहीं किया। और रहती सहती कसर, अब कोविड ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया एनेस्थीसिया को और क्रिटिकल केयर को कि अभी तो लोग अगले 30, 40, 50 साल इसे भूल नहीं पाएंगे। मतलब ये यदि यूँ कहा जाए, जब आपने एनेस्थीसिया की तो आपके पिताजी भी परेशान थे, मेरी लड़का अपना डॉक्टर बनने के बाद अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि आपको किसी के साथ अंडर ही काम करना पड़ता था। आजकल तो क्रिटिकल केयर ने बहुत रास्ते आपके लिए खोल दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अभी तक अगर बात करें ये क्रिटिकल केयर की, इसमें पॉइजन के जो पेशेंट आते हैं, जो पॉइजन ले लेते हैं, इसमें उसका भी बहुत अहम रोल है। अभी तक आप कितने ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं? थाउजेंड्स में हम ठीक कर चुके हैं। मैं फॉर द लास्ट 20 ईयर्स अमृतसर में पॉइजन स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता हूँ कि पॉइजन मैं देखता हूँ, पॉइजन एंड स्नेक बाइट, बहुत पॉइजन हमने ट्रीट किया। यहाँ तक कि उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जो पेशेंट्स लोगों ने छोड़ दिए थे कि इसको नहीं बच सकता, ये वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो गया, इसको नहीं बच सकता, उन्होंने उन्हें इसे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करके ठीक भी किया। बिकॉज वंस यू आर इनटू इट बिजनेस ना, कोई ऐसी चीज़ आपके मन में आ जाती है, आप उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ लेते हो, आपको पता चल जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमने किए ठीक। सल्फोस तक के पेशेंट्स को, मेरी लिस्ट है, सल्फोस तक के पेशेंट्स को हमने ठीक किया, जो कहीं आम तौर पे कह देते हैं सल्फोस इज एज गुड एज डेथ, कि जिसने सल्फोस खा ली वो मर ही गया। लेकिन हमने सल्फोस के पेशेंट्स को भी ठीक किया। उससे धीरे धीरे आपका नाम बनता जाता है, तो आप इमरजेंसी मेडिकल केयर, क्रिटिकल केयर, सभी में आपको पेशेंट ठीक करने का मौका मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अगर बात करें, अगर आपने एमडी की, उसके बाद आपने विदेश में भी पढ़ाई की है कुछ साल, तो आपको पहले नौकरी करने का भी कई जगह पर मौका मिला है, कई स्थानों पर आपने नौकरी की है। तो नौकरी
करना और आज अपना सेटअप तैयार करना, ये सफ़र आपने इतना बड़ा सफ़र कैसे तय किया और उसमें क्या किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? मुझे बहुत सारी परेशानियां लगी, लेकिन देखो एज सच एनेस्थीसिया में हमें डे 1 से या क्रिटिकल केयर में डे 1 से कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हमने तो शुरू से नीचे से ऊपर दिखाया, कभी नीचे दिखा ही नहीं, ना ही कभी देखने का मौका मिला। ऐसा है कि बड़े अच्छे अच्छे सेटअप्स में मैंने काम किया। मैं ये नहीं कहता कि बिकॉज गुरु रामदास में काम किया, मेडिकल कॉलेज में आई वर्कड एज लेक्चरर। 2 साल काम करने के बाद प्राइवेट सेटअप में आ गया। मैंने 2 हॉस्पिटल्स में, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में काम किया, लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी आती है उनमें, बिकॉज बिजनेसमैन हमेशा अपने एंगल से सोचता है, डॉक्टर अपने एंगल से सोचता है। बिजनेसमैन, उसमें भी कोई गलत नहीं है कि बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं कोई एक ऐसा मशीन है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये 50 लाख की मशीन है, इसे ले लो। बिजनेसमैन के मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि 50 लाख की मशीन लेने से पेशेंट्स तो ठीक होंगे, आई एम ऑल्सो हैप्पी, बिजनेसमैन विल बी हैप्पी कि पेशेंट मेरा ठीक हो रहा है, मेरा नाम बन रहा है, लेकिन इससे रिमुनरेशन कितना आएगा, इससे प्रॉफिट कितना आएगा? क्या इतना पेशेंट आपके पास है कि आप 50 लाख की मशीन से कम 10-20 लाख का, 25 लाख का प्रॉफिट निकाल सको? उसमें डॉक्टर चुप कर जाता है कि यार मैं 50 लाख की मशीन खरीद तो लूँ, अगर प्रॉफिट ना आया तो मैं सुननी पड़ेगी। तो अपने हॉस्पिटल में ये नहीं है। अगर मेरे मन में आ गया कि एक भी पेशेंट को मैंने बचाना है तो मुझे 50 लाख की मशीन चाहिए, तो मैंने इमीडिएटली मशीन ले लेनी उसको खरीद सकता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था क्रिटिकल केयर से। मेरे पास अमृतसर का सबसे बड़ा क्रिटिकल सेटअप, मेरे पास 80 बेड इस टाइम, आईसीयू के 80 बेड मेरे पास हैं। मेरे पास फर्स्ट डे से मेरे मन में था कि यार ट्रॉमा आता है तो हमें सीटी स्कैन करने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। हमने बेस्ट सीटी स्कैन सीमेंस का 32 स्लाइस का लिया। उसमें मेरे पैसा बहुत सारा खर्च हो गया। हो सकता है कि अगले 5 साल तक मैं उस पैसे की भरपाई ना कर पाऊँ, लेकिन आज मेरे मन में ये जरूर खुशी रहती है कि कभी ट्रॉमा, न्यूरो ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो मुझे 1 सेकंड लगता है अपने हॉस्पिटल में सीटी स्कैन। मतलब यू आर प्रोवाइडिंग ऑल दी फैसिलिटीज इन अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ मैं करने की कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा ना रह जाए पैसों की वजह से, अब पैसों की वजह से कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे मरीज की जान चली जाए। मतलब अगर बात की जाए भी, द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है इस समय मेरे ख्याल से 150 से करीब आपके पास बिस्तर हैं। इसकी नींव आपके उस जिद ने रखी कि आप सर्विसेज बेहतर देना चाहते थे, जो मशीन चाहे जितनी भी महंगी हो, जितनी भी हो, आप तब खरीद सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक धारणा है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल महंगा है दूसरों से, ये कहाँ तक सही है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सही बात है। उसका रीज़न यही है कि जब आप वो फैसिलिटी, हर फैसिलिटी पेशेंट को देना चाहते हो, जो भी फैसिलिटी पेशेंट को चाहिए उसे ठीक करने के लिए उस फैसिलिटी को देना चाहते हो, फिर उसमें अगर अंडर वन रूफ अगर आपके पास सारे कंसल्टेंट्स ऑन रोल हों, अगर न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूरोसर्जन चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, जनरल सर्जन चाहिए, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बैठे हैं, तो फिर उसमें कुछ कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन पेशेंट माइंड नहीं करता। जब आपका पेशेंट ठीक होकर घर को जाता है और माइंड नहीं करता अगर उसके पैसे कुछ ज़्यादा भी लगे हैं, वो लगने ही हैं पैसे ज़्यादा, बिकॉज फैसिलिटीज़ दोगे तो उसका खर्चा तो होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड में भी सर ये बहुत लगे थे इंजाम डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा पैसा तो कोई ले नहीं सकता, कभी भी ना ले सकता ही नहीं है, ना कोई पेशेंट देता है ना कोई लेता है। लेकिन हमने उसके लिए जो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल से उसके हमने पूरे के पूरे किए। हमने डिफरेंट आईसीयू, डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट मेस, डिफरेंट किचन, डिफरेंट लैब, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी उस फ्लोर पे जो उस फ्लोर पे ना हो और हमें डिपेंडेंट हो हम नीचे वाले फ्लोर को, बाकी पेशेंट्स को डिस्टर्ब करें। हमने बाकी पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया और उसी फ्लोर को पूरा का पूरा कोविड फ्लोर बना के डीसी के ऑर्डर से हमने किचन नई बना ली, 2 किचन चल रही हैं, हर चीज़ नई बना दी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से था, हमने वैसा ही किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हर कहते हैं ना भी सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, तो आपकी शादी कब हुई? और मैडम भी डॉक्टर ही हैं? मेरी शादी मेरी 95 में हुई थी और मेरी वाइफ डॉक्टर आरती मल्होत्रा है, वो भी डॉक्टर है। हमने इकट्ठे ही पढ़ाई की है। वो भी एनेस्थीसिया की? एनेस्थीसिया, हाँ, हमने इकट्ठे ही एमडी किया है। तो लव मैरिज इसको मान लें कि लव मैरिज? दिस वाज लव कम अरेंज मैरिज थी। आप लव मैरिज भी कह लो तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन मेडिकल का सेम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने इकट्ठे ही, एमबीबीएस में 1 साल जूनियर थी मेरी,
लेकिन MD हमने इकट्ठे की है एक ही टेन्योर में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बच्चे अभी, पहले आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, आपके सिस्टर जो बड़े हैं अर्चना मल्होत्रा वो पहले डॉक्टर हैं। अगर हम आज के आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कितने डॉक्टर हैं, अगर बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए? अभी बच्चों को भी शामिल कर लिया, मुझे लगता है कि हम करीब 14-15 डॉक्टर हो चुके हैं। 15 डॉक्टर अभी आपके पास। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी सफलता के पीछे किसको मानते हैं? भी आज कभी आप कहीं नौकरी करते थे और आज आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया कि आपके पास लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी सफलता, इस सफ़र के, अगर हम सफलता और इस सफ़र तक आने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या कठिनाई? देखो, सबसे पहले पेरेंट्स को हाथ तो हमेशा ही रहता है, बिकॉज छोटे होते थे जब उनका एक सपना था कि सारे बच्चे डॉक्टर्स बनाने हैं, तो वो सपना तो उन्होंने पूरा किया। हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी हमने उनका सपना पूरा किया और उन्होंने हमारा किया, सभी कुछ हुआ। उसके बाद आपकी फैमिली आती है, आपकी वाइफ आती है। अगर आपकी वाइफ साथ के साथ हाथ में हाथ लेके आपको चलती है तो उसमें डेफिनेटली 1 और 1 11 हो जाता है। हमें सभी अच्छे बंदे मिलते गए। जैसे ही हमारा काम शुरू हुआ, हमें जो पार्टनर मिले डॉक्टर जिंदर राजन, उनकी वाइफ डॉक्टर अनीता। डॉक्टर जिंदर राजन ऑर्थोपेडिशियन है। हम इकट्ठे काम करते थे पिछले किसी हॉस्पिटल में, तो हमने मन में बनाया कि हम दोनों ने इकट्ठे बनाना है। आज 6 ईयर 6 साल हो गए हमें। 6 साल से मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, टचवुड कह सकता हूँ कि हमारा आज तक किसी भी बात में मन मुटाव, बहुत बड़ी बात है, हमारी किसी बात में बहस भी नहीं हुई। नहीं, वो तो सर, वो तो ये भी हाँ, उदाहरण भी देते हैं लोग। आप आज तक हमारी बहस ही नहीं हुई। खरीदते हैं, 2 चीजें दो इकट्ठी खरीदते हैं, एक अपने लिए और एक डॉक्टर राजन मल्होत्रा के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? देखो, आइडियल तो मैं अपनी मेहनत को मानता हूँ और हार्ड वर्क को मानता हूँ। और सेकंड आइडियल जो है आपका, थोड़ा सा ऑनेस्टी भी है अपने पार्टनर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, सभी के साथ, अपने हॉस्पिटल के साथ, स्टाफ के साथ। इस ऑनेस्टी को भी साथ चलना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और हमारे दर्शकों को एज ए डॉक्टर या अपनी सफलता के लिए, ताकि लोग आजकल शॉर्ट, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता है, जो यंगस्टर्स हैं वो एम्बिशियस बहुत हैं, ओवरनाइट सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, ओवरनाइट मिलता भी नहीं है, ओवरनाइट लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उस लेने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉब्लम दे सकते हैं। स्लो एंड स्टडी अगर आप चलते रहोगे तो हर कुछ मिल जाता है। ये हमने देखा है, सुना है और अपने साथ भी देखा है कि स्लो एंड स्टडी में ही फ़ायदा है। स्लो एंड स्टडी में सब चीज़ें मिल जाती हैं। आप पूरी लगन से मेहनत करो। अगर आप किसी को आपको सीट मिली है बैठने के लिए, उस सीट पे जस्टिस करो। आप उस सीट पे जस्टिस करते हो तो सभी कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आज ये थे डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा, जिन्होंने कैसे विस्तार से बनाया, एक साधारण परिवार से ये कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इनके आज हॉस्पिटल के एसेट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो 28-30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वर्थ होगी इसकी। इनका ये एक लोगों के लिए एक संदेश है और ये एक आइडियल भी हैं कि बिना पढ़ाई और मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इनका ये कहना है कि देयर इज़ नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टडी। मेहनत करिए, सक्सेस तभी मिलती है अगर आप मेहनत करेंगे। इन्होंने भी बहुत साधारण परिवार से थे, मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तीनों भाई बहन डॉक्टर हैं, आगे बच्चे भी डॉक्टर हैं। जैसे इन्होंने कहा 14-15 इनके परिवार के डॉक्टर हैं। आज की शख्सियत में थे, ये थे डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा। हमने इनको आज इनके बचपन में भी ले गए, कई इन्होंने अपनी जो जीवन में कई बातें थी वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों को बताई हैं। हम यही चाहते हैं कि कोई भी आदमी कुछ शॉर्ट गेन ना चाहे, मेहनत करे और आगे बढ़े। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।